अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स में आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको गौर से सुनिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को सबसे पहले एक फ्रेंच केमिस्ट था एफ.एम. राउट, उसने 1887 में सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस किया था, इसको स्टडी किया था। राउट्स लॉ हमें बताता क्या है? राउट्स लॉ हमें सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में बताता है। ये हमें बताता है कि कोई भी हमारे पास प्योर सॉल्वेंट हो, उसमें हम सोल्यूट ऐड कर दें और प्योर सॉल्वेंट हमारे पास वॉलेटाइल हो जो कि उड़ जाता है मिनट से, एकदम से जल्दी से, और हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाएगा। इसके बारे में हमें क्या बताता है? हमें राउट्स लॉ बताता है। राउट्स लॉ को स्टडी करते हुए उसने क्या कहा था? स्टडीज दिस फिनोमिना ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय द इफेक्ट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन। कि किसी भी सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो वो सोल्यूट क्या करता है? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को लो कर देता है। इसके इफेक्ट को स्टडी किया था राउट्स ने और इसको उसने नाम दिया था राउट्स लॉ का। अब इसमें वेपर प्रेशर क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इससे क्या मतलब है? हमने चैप्टर नंबर 5 लिक्विड में पढ़ा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर exerted by the vapors at equilibrium state by the liquid particle at given temperature is known as vapor pressure. The pressure exerted by the vapors at equilibrium state by the liquid particles at that temperature is known as vapor pressure. अब मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं एक कोई सोल्यूट लेता हूँ जो कि नॉन वोलेटाइल है। मैं सोल्यूट लेता हूँ जो कि हमारे पास क्या है? ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, ये उड़ता नहीं है। और इसको मैं डिसॉल्व करने लगा हूँ एक सॉल्वेंट में जो कि हमारे पास क्या है? जो कि हमारे पास वोलेटाइल है। तो एक सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है, इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो फिर क्या होगा? जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो लेस वोलेटाइल होगा। वो क्या होगा? लेस वोलेटाइल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है। तो इसकी हमने 3 डेफिनेशन पढ़नी है राउट्स लॉ की। डेफिनेशन नंबर 1 क्या कहती है हमें? व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, when a non-volatile solute is dissolved in volatile solvent, the vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent. When a non-volatile solute is dissolved in volatile solvent, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। उसने कहा कि जब भी आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। तो मैं इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखूं तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? मैं वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा हूं P के साथ, कैपिटल P के साथ। P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हटाया हमने तो फिर मैंने इसको क्या कर दिया? P नॉट से लिख दिया। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया, इसके जगह हमने क्या कर दिया? P नॉट x1। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये P जो है, कैपिटल P जो है, ये हमारे पास क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का क्या है? वेपर प्रेशर। और हमारे पास P नॉट क्या है? ये हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और होगा और सॉल्वेंट का और होगा। सॉल्वेंट में ये प्योर सॉल्वेंट है, नॉन वोलेटाइल है, जबकि इसमें हमने सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया हुआ है, तो इसका वेपर प्रेशर और होगा। और हमारे पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा? और होगा। इसका लोअर होगा और इसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। और हमारे पास x1 क्या है? x1 हमारे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज यूनिटी, कि हमारे पास अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को सम करें तो उसका आंसर हमारा क्या निकलता था 1। तो फिर मैं इसको लिखने लगा हूं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज 1। मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, 1 माइनस x2। अब मैं इसको इक्वेशन को नाम देता हूं 2 का, और इस इक्वेशन को नाम देता हूं मैं 1 का, और मैं कहता हूं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 1। तो फिर मैं इसको इसमें पुट करने लगा हूं, p इज इक्वल टू p नॉट, इसकी वैल्यू क्या है x1 की, ये हमारे पास निकली है 1 माइनस x2, इसको मल्टीप्लाई कर दें, p इज इक्वल टू p नॉट, मल्टीप्लाई किया p नॉट वैसे का वैसे, प्लस माइनस माइनस p नॉट x2, p नॉट x2। अब ये हमारे पास क्या हो गया, p इज इक्वल टू p नॉट माइनस p नॉट x2। अगर मैं इसको इधर लेके जाना चाहूँ तो फिर मैं क्या होगा, p प्लस ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस p नॉट x2 इज इक्वल टू p नॉट। अब इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, p नॉट x2 इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, p नॉट माइनस p। अब ये जो p नॉट माइनस p है ये इक्वल होता है डेल्टा p के, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा p के। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ p नॉट x2 इज इक्वल टू डेल्टा p। अब ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन होगी, ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड डेफिनेशन होगी। तो मैंने इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डेल्टा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। यहाँ पे पी नॉट है तो पी नॉट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को साइन को हटाया था, पी नॉट लगा, यहाँ पे मैंने दोबारा से वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया। तो ये हमारे पास हो गई अब सेकंड डेफिनेशन। अब ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 3। इसको मैं डिफाइन करूँ तो क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ये हमारे पास है डेल्टा पी, डेल्टा पी हमारे पास है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, x1 हमारे पास सॉल्वेंट था और x2 हमारे पास क्या है सोल्यूट। तो मैं इसको डिफाइन करने लगा हूं, लोवरिंग, सेकंड डेफिनेशन कहती है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट x2। तो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास ये हो गई। अब थर्ड डेफिनेशन इसी से बनाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म से, इसको मैं इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास क्या है, हमारे पास इस इक्वेशन को हम दोबारा ले लेते हैं, डेल्टा p इज इक्वल टू p नॉट x2, डेल्टा p इज इक्वल टू p नॉट x2। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा p ओवर p नॉट इज इक्वल टू x2, डेल्टा p ओवर p नॉट इज इक्वल टू x2। अब ये जो हमारे पास है ये क्या कहलाएगा, वेयर डेल्टा p ओवर p नॉट, ये हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और x2 में पता है कि ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मैं इसको अगर डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा, थर्ड डेफिनेशन मैं इस तरीके से बनाऊंगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास थर्ड डेफिनेशन बन गई। फर्स्ट डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म से हमने निकाली। थर्ड सेकंड में हमने पढ़ा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और थर्ड डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। अब
राउल्स लॉ डेली लाइफ में इसकी कैसी, इसके रियल लाइफ में क्या यूजेस हैं, ये हमें कैसे काम आता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अब क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट में इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम राउल्स लॉ का यूज करते हैं। राउल्स लॉ को यूज करते हुए सोल्यूट और सॉल्वेंट जो भी हमारे पास मिक्सचर है कोई, उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट सोल्यूट या सॉल्वेंट हमारे पास है, इनकी कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम राउल्स लॉ को यूज करते हुए इन कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक शॉर्ट क्वेश्चन कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा वो सॉल्यूशन जो परफेक्टली राउल्स लॉ को ओबे करें वो सॉल्यूशन कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे ना करें ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, हम ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की एक और मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगा आइडियल सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगी, यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूट 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 सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी वो सेम होंगी, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगी वो डिफरेंट होंगी। आइडियल सॉल्यूशन में हमेशा याद रखिएगा ना ही हीट अवॉल्व होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, ना ही हीट अवॉल्व होगी, ना एक्सोथर्मिक शो बिहेव करते हैं, ना ही एंडोथर्मिक। इसमें डेल्टा एच जो ही इंथाल्पी चेंज की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की इसमें हीट एवॉल्व भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। तो डेल्टा एच की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम ग्रेजुअली ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, डेल्टा वी जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। जबकि हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो उनका वॉल्यूम ग्रेजुअली टेम्परेचर के बढ़ने और कम होने से क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो ये था हमारे पास राउल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और राउल्स लॉ को हमने मैथमेटिकली तीन डेफिनेशन, इसकी थ्री डेफिनेशन कैसे बनानी है उसको हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा।